हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस ओलंपियाड का क्लास 8 चैप्टर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, कोल एंड पेट्रोलियम के पहले 5 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं बोला गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इस स्टेटमेंट में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में डिफरेंस क्या होता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, रिन्यूएबल, रिन्यूड, विच कैन बी रिप्लेनिश्ड विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कि हम लोग रिन्यू कर सकते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि विंड, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा। उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, विच कैन नॉट बी रिन्यूड, नॉट रिप्लेनिश्ड। तो ये रिसोर्सेज once they get used they cannot be replenished within a period of time or anywhere, मतलब इन्हें हम और replenished नहीं कर सकते, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ऑयल एट्सेट्रा। समझ में आया? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब क्या, जिसे कि हम रिन्यू नहीं कर सकते, आर दोज विच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बोला गया है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस और नहीं हो सकता। समझ में आया? अभी सेकेंड, कोल एंड नेचुरल गैस आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए, ये जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नाम है, इन्हें ही रिन्यूएबल, इन्हें बोला जाता है इनएग्जॉस्टिबल, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेस का दूसरा नाम ही है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। समझ में आया? और नॉन रिन्यूएबल आर दोज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल। नॉन रिन्यूएबल कभी रिन्यू नहीं हो सकते, मतलब वो लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ बोला गया है कोल एंड नेचुरल गैसेस। ये कोल और नेचुरल गैसेस किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं, मतलब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। अभी उसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट, सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीएनजी इज़ लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल। Fourth statement, that high temperature and high pressure inside the earth slowly convert the buried vegetation into coal। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन मतलब क्या, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट वेर बरीड अंडर सॉयल about millions of years ago, वही slowly under high pressure and high temperature get converted into coal। उसी तरह से पेट्रोलियम कैसे बना है, पेट्रोलियम बना है from the remains of aquatic organisms that were buried under the layers of sand and sediments in sea। समझ में आया? इसका नोट्स मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी। तो उस हिसाब से चारों स्टेटमेंट्स को देखने के बाद हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
समझ में आया? अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट मैच है बोला गया है। फर्स्ट, एन ऑयली लिक्विड फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर दैट इज कोल टार। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। कोल को देखिए, हमें पता है कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कोल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं विच कैन बी गेट सेपरेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें कि कोल को क्या किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर दैट इज हीटेड, वेयर कोल टार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स, जिसमें कि क्या क्या निकलता है, कोल टार निकलता है और कोल गैस भी बाय प्रोडक्ट में निकलता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी सेकंड स्टेटमेंट को आते हैं। A gas found along with petroleum in reservoir under the ground is natural gases। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक साथ ही ऑब्टेन किए जाते हैं, एक लेयर के नीचे दूसरे लेयर में ये लोग प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी, a thick black liquid found trapped in underground rock that is petroleum। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पेट्रोलियम को जो है हम लोग अंडरग्राउंड रॉक्स के नीचे से निकालते हैं रिफाइनरीज के मदद से। उसी तरह से आते हैं ऑप्शन डी की तरफ, अ रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट दैट इज चारकोल। ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हाँ, कोल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, ये परफेक्ट है, पर उस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो रेसिड्यू बचता है, जो बच जाता है, दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, उससे बोला जाता है नॉट चारकोल, दैट इज कोक, COKE, कोक बोला जाता है। और चारकोल कहाँ से निकलता है? चारकोल इज मेड फ्रॉम वुड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय हीटिंग देम एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चारकोल वुड से निकलता है, जिसको कि वुड को हम लोग हाई टेम्परेचर में अगर बर्न करेंगे तो चारकोल हमें मिलेगा। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो रेसिड्यू बच जाता है दैट इज कॉल्ड एज कोक। समझ में आया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में गलत बोला गया है? पहले तो हमें पता चल चुका है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल में किया जाता है टू डिफरेंशिएट और टू ऑब्टेन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, जहाँ से कि हमें क्या क्या मिलता है, कोल टार, कोल गैस मिलता है, और जो रेसिड्यू निकलता है उसे बोलते हैं कोक। अभी आगे देखते हैं, इट इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग कोल स्ट्रांगली एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड अंडर हाई टेम्परेचर, ये करेक्ट है। द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ गुड फ्यूल एंड बर्न्स विदाउट स्मोक, परफेक्ट, ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, जो रेसिड्यू बच जाता है आफ्टर द प्रोसेस इज ए गुड फ्यूल एंड बर्न विदाउट स्मोक। एक गुड फ्यूल से स्मोक नहीं निकलता। गुड फ्यूल जब बर्न होता है वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता और स्मोक भी जितना हो सके कम निकलता है। थर्ड स्टेटमेंट, द गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस
is used as a fuel in many industry situated near the coal processing plant. जो गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है? कोल गैस निकलता है, तो उससे यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग पॉइंट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट अबाउट और नॉट ट्रू अबाउट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड मार्क द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं हमें चूज करना है और उसी हिसाब से टिक कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, कोल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया क्या? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उसी तरह से पेट्रोलियम में भी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलके होते हैं, तो उन्हें अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को किया जाता है। हुआ, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेस। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है दैट इज टू ऑब्टेन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? The component with highest boiling point condenses first and is collected at the bottom of distillation column. जो यहाँ पे बोला गया है the lowest boiling point condense first, ये गलत है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट कंडेंसेस फर्स्ट, वो सबसे पहले कंडेंस होगा एंड दैट इज कलेक्टेड एट द बॉटम, सबसे नीचे वो कलेक्ट किया जाएगा। एंड द प्रोडक्ट विथ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड लेटर ऑन और एट द टॉप। समझ में आया? तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज इनकरेक्ट। पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभी चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की ओर। यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला गया है। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से जो सब्सटेंसेस निकलते हैं दैट आर कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। समझ में आया? अभी नेक्स्ट, कोक इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। ये जो स्टेटमेंट बोला गया है दैट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कोक यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स जैसे कि आयरन, जिंक एटसेट्रा। उसी तरह से पैराफिन वैक्स यूज्ड इन कैंडल्स, वैसलीन, ग्रीस, पॉलिश इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, नॉट कि कोल के प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और कोल के कौन कौन से हैं? कोल गैस, कोल टार, कोक, वो सब अलग हैं। ये जो पैराफिन वैक्स यूज्ड इन कैंडल्स, वैसलीन, ग्रीस, पॉलिश, बहुत से टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स एट्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो उस हिसाब से फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए ऑयल वेल्स, इन द ऑयल वेल्स X is formed at the topmost layer followed by Y and finally Z, X, Y, Z respectively R। ये सब क्या हैं? अगर एक ऑयल वेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कौन सबसे ऊपर आएगा
उसके बाद कौन और सबसे नीचे कौन अगर बोला जाएगा तो सबसे ऊपर आएगा नेचुरल गैसेस, सेकंड में आएगा ऑयल एंड देन आएगा वाटर। क्यों? क्योंकि ऑयल और गैस का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसीलिए जिसका जितना कम डेंसिटी वो उतना ऊपर पाया जाएगा। तो सबसे कम है गैस का जो कि सबसे ऊपर, देन है ऑयल का और देन है वाटर का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले नेचुरल गैस, देन ऑयल एंड देन वाटर। समझ में आया? तो हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। मैं इनके नोट्स भी अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. Take care.